दिल्ली के पॉश इलाके मुखर्जी नगर में आज उत्सव जैसा माहौल था, जहां यूपीएससी का परिणाम घोषित होते ही आदित्य शर्मा का नाम पूरे देश में गूंज उठा था। ढोल नगाड़ों की तेज आवाज और दोस्तों की बधाइयों के बीच आदित्य के चेहरे पर वह मुस्कान थी जिसे दुनिया सफलता की निशानी मान रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन तैर रहा था। जिस आईएएस की कुर्सी के लिए उसने अपनी जवानी के 5 साल एक छोटे से कमरे में किताबों के बीच दफन कर दिए थे, आज वह कुर्सी उसे मिल गई थी। मगर उसका मन दिल्ली की इस चकाचौंध से कोसों दूर बुंदेलखंड के उस सूखे गांव शिवपुर में भटक रहा था। हर कोई उसे कलेक्टर साहब कहकर गले लगा रहा था, पर उसके कानों में सिर्फ गौरी की वह खामोश सिसकी गूंज रही थी जो उसने 5 साल पहले उसे विदा करते समय सुनी थी। यह जीत अधूरी थी, क्योंकि इस जीत का जश्न मनाने वाला सबसे अहम इंसान यहां मौजूद नहीं था। हजारों कैमरों की फ्लैशलाइट्स आदित्य की आंखों को चुंधिया रही थीं, लेकिन उसका दिल उस दिए की लौ को याद कर रहा था जो गौरी हर शाम तुलसी के पौधे के पास जलाती थी। उसे याद आया कि कैसे उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी जब उसने घर छोड़ा था, और गौरी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा था कि वह उसकी सफलता की राह में कभी रोड़ा नहीं बनेगी। आज वह सफल था। देश की सबसे कठिन परीक्षा में उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, लेकिन उसके भीतर का अपराधबोध उसे कचोट रहा था कि उसने पिछले 2 सालों से गौरी का चेहरा तक नहीं देखा था। पढ़ाई का बहाना बनाकर और दिल्ली के महंगे खर्चों का हवाला देकर वह कभी गांव नहीं गया, और अब जब वह वापस जाने की सोच रहा था तो एक अनजाना डर उसके सीने में घर कर गया था, जैसे कोई बुरी खबर उसका इंतजार कर रही हो। आदित्य के चारों ओर जश्न मनाते हुए उसके अमीर दोस्त शैंपेन की बोतलें खोल रहे थे, जो इस बात से बेखबर थे कि इस सफलता की नींद में एक औरत का कितना बड़ा त्याग छिपा हुआ है। आदित्य को वह दिन याद आ गया जब कोचिंग की फीस भरने के लिए घर में फूटी कौड़ी नहीं थी और पिताजी साहूकार के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। तब गौरी ने बिना एक शब्द कहे अपनी शादी के कंगन और नाक की नथ उतारकर आदित्य की हथेली पर रख दी थी। वह स्त्रीधन जो किसी भी भारतीय नारी के लिए उसके प्राणों से भी प्यारा होता है, गौरी ने उसे आदित्य के सपनों की भट्ठी में झोंक दिया था। आज वही आदित्य, जो अब एक बड़ा अफसर बन चुका था, अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या यह घड़ी गौरी की उन खाली कलाइयों की भरपाई कर पाएगी जो उसके कारण सूनी हो गई थीं। पार्टी के शोरगुल से दूर हटकर आदित्य बालकनी में आ गया, जहां दिल्ली की ठंडी हवा भी उसे राहत नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके मन में यादों की लू चल रही थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और कांपते हाथों से गांव का नंबर मिलाया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद गौरी ही फोन उठाएगी। घंटी बजती रही। हर एक रिंग के साथ उसकी धड़कनें तेज होती गईं, मानो वह किसी अदृश्य अदालत में अपनी वफादारी का इम्तिहान दे रहा हो। जब पिताजी ने फोन उठाया तो उनकी आवाज में वह खुशी नहीं थी जिसकी आदित्य उम्मीद कर रहा था, बल्कि एक अजीब सी भारी चुप्पी और दबी हुई रुलाई थी। आदित्य ने उत्साह से बताया कि वह आईएएस बन गया है, लेकिन उधर से आई खामोशी ने उसके दिल को किसी नुकीले पत्थर की तरह चीर दिया। उसे लगा कि कुछ तो है जो उससे छिपाया जा रहा है। पिताजी ने बहुत ही संधने स्वर में बधाई दी और जल्दी से फोन रखने की कोशिश की, जैसे वे किसी बात से डर रहे हों या कोई कड़वा सच उनकी जुबान पर आने से कतरा रहा हो। आदित्य ने जब गौरी के बारे में पूछा तो पिताजी ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि वह अपने मायके गई है और वहां उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। यह वही जवाब था जो पिछले 6 महीनों से उसे हर बार मिलता आ रहा था, और आज आदित्य की छठी इंद्रिय ने उसे चेतावनी दी कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। एक पत्नी जिसने अपने पति की सफलता के लिए अपने गहने तक बेच दिए हों, वह उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन उससे बात करने के लिए मौजूद न हो। यह बात आदित्य के तार्किक आईएएस दिमाग को हजम नहीं हो रही थी। उस रात
आलीशान होटल के नरम गद्दे पर लेटे हुए भी आदित्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी, और छत का पंखा उसे अपने अतीत के भनवर जैसा लग रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे उसने दिल्ली आते ही खुद को पढ़ाई में इतना डुबो लिया था कि उसने चिट्ठियां लिखना भी बंद कर दिया था। शुरू में गौरी की चिट्ठियां आती थीं, टूटे फूटे अक्षरों में लिखी हुई, जिनमें प्यार और इंतजार के अलावा कोई शिकायत नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे वे चिट्ठियां आनी बंद हो गईं, और आदित्य ने अपनी व्यस्तता में इसे एक राहत मान लिया था कि शायद अब घर के हालात सुधर गए हैं। आज उसे अपनी उस लापरवाही पर इतनी घृणा हो रही थी कि वह खुद को आईने में देखने से भी कतरा रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे कितना स्वार्थी बना दिया था। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, लेकिन आदित्य के मन का अंधेरा और गहरा हो गया था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया कि उसकी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए ताकि वह अपने गांव जा सके। दोस्तों ने उसे समझाया कि अब वह एक बड़ा आदमी है, उसे गांव जाकर धूल और मिट्टी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने परिवार को दिल्ली बुला लेना चाहिए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि आदित्य के लिए वह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का वह हिस्सा था जिसे वह पीछे छोड़ आया था। उसे जाकर देखना था कि उसकी गैरमौजूदगी में समय ने उसके घर और उसकी गौरी के साथ क्या सुलूक किया है। गाड़ी में बैठते समय आदित्य ने अपना कोट सही किया और उस नेम प्लेट को देखा जिस पर सुनहरे अक्षरों में उसका नाम और पद लिखा था, जो उसे बहुत भारी लग रहा था। ड्राइवर ने जब पूछा कि साहब कहाँ चलना है, तो आदित्य ने बुंदेलखंड का रास्ता लेने को कहा, और जैसे ही गाड़ी दिल्ली की सीमा से बाहर निकली, गगनचुंबी इमारतें पीछे छूटती गईं। खेतों और धूल भरे रास्तों को देखते हुए उसे याद आया कि कैसे वह और गौरी इन्हीं रास्तों पर मेलों में घूमने जाया करते थे, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे मगर खुशियां बेशुमार होती थीं। तब वे दोनों साइकिल पर होते थे और गौरी उसके पीछे बैठकर दुनिया की परवाह किए बिना खिलखिलाती थी। आज वह एक वातानुकूलित सरकारी गाड़ी में था, लेकिन वह सीट खाली थी जहां गौरी को होना चाहिए था। रास्ते भर आदित्य का मन अमंगलों की आशंका से घिरा रहा। उसे बार बार बुरे सपने जैसे ख्याल आ रहे थे कि कहीं गौरी उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। क्या उसने उसके इंतजार में थककर कोई गलत कदम उठा लिया, या फिर उसके परिवार वालों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया। बुंदेलखंड के बीहड़ और सूखे इलाके जैसे जैसे करीब आ रहे थे, वैसे वैसे गरीबी और लाचारी के दृश्य भी गहरे होते जा रहे थे। सड़क किनारे फटे कपड़ों में बैठे बच्चे और सिर पर पानी का मटका लिए मीलों चलने वाली औरतें उसे याद दिला रही थीं कि वह किस दुनिया से निकलकर आया था। उसे गर्व होना चाहिए था कि वह इस नरक से बाहर निकल गया, लेकिन उसे शर्म आ रही थी कि उसने पीछे मुड़कर उन लोगों की सुध नहीं ली जो अब भी उसी नरक में जी रहे थे। आदित्य को याद आया कि कैसे ठाकुर बलदेव सिंह, गांव का जमींदार, अक्सर उसके घर के चक्कर लगाया करता था और पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए धमकाता था। वह सोचकर सिहर उठा कि उसकी अनुपस्थिति में ठाकुर ने उसके बूढ़े माता पिता को कितना परेशान किया होगा। लेकिन उसे यह तसल्ली थी कि वह हर महीने कुछ पैसे घर भेजता था जो ट्यूशन पढ़ाकर कमाता था, तो शायद कर्ज का ब्याज तो चुकता हो ही रहा होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बुंदेलखंड के सूदखोरों का ब्याज कभी खत्म नहीं होता। वह तो खून पीने वाली जोंक की तरह होता है जो इंसान को निचोड़कर ही दम लेता है। उसकी यह नादानी और भरोसे की कीमत कोई और चुका रहा था, और वह अपनी अज्ञानता के महल में मजे से रह रहा था। गाड़ी जब शिवपुर की सीमा में दाखिल हुई तो गांव के बाहर लगे बरगद के पेड़ को देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यही वह जगह थी जहां उसने गौरी को पहली बार देखा था। तब वह नई नई ब्याह कर आई थी और उसके पैरों की पायल की आवाज से पूरा घर गूंजता था। आज गांव में एक अजीब सी वीरानगी थी। खेत सूखे पड़े थे
और मवेशी भी हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे, जो एक भयानक अकाल की गवाही दे रहे थे। आदित्य ने ड्राइवर से गाड़ी धीमी करने को कहा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या कोई उसे पहचानता है। लेकिन लोग अपनी ही धुन में, अपनी मुसीबतों के बोझ तले दबे हुए चल रहे थे। किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वह उस लाल बत्ती वाली गाड़ी को देखे जो उनके लिए किसी दूसरी दुनिया की चीज थी। जैसे ही उसकी गाड़ी उसके पुश्तैनी घर के कच्चे रास्ते पर मुड़ी, धूल का एक गुब्बार उड़ा और पड़ोस के कुछ बच्चे नंगे पैर गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। घर की हालत देखकर आदित्य का दिल बैठ गया। दीवारें पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुकी थीं और छप्पर कई जगह से टूटा हुआ था। उसने तो पैसे भेजे थे घर की मरम्मत के लिए, फिर यह हालत क्यों थी? क्या पिताजी ने पैसे कहीं और खर्च कर दिए, या फिर महंगाई ने उन पैसों की कोई कीमत ही नहीं छोड़ी? इन सवालों के साथ वह गाड़ी से नीचे उतरा। उसके काले चमचमाते जूते गांव की धूल में सन गए, जो एक प्रतीक था कि अब वह अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने वाला था। दरवाजे पर पिताजी खड़े थे, जो उसे देखकर खुश होने के बजाय सहमे हुए लग रहे थे। उनकी कमर झुक गई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल और गहरा हो गया था। मां भी आंचल में मुंह छिपाए बाहर आईं और आदित्य ने उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन उसे महसूस हुआ कि मां का शरीर कांप रहा है। उसने इधर उधर देखा। आंगन में तुलसी का पौधा सूखा हुआ था, जो इस घर की बदहाली की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। गौरी कहाँ है? आदित्य के मुंह से निकलने वाला यह पहला सवाल था, और इस सवाल के जवाब में जो सन्नाटा छाया वह किसी विस्फोट से कम नहीं था। पिताजी ने नजरें चुराते हुए फिर वही झूठ दोहराया कि वह मायके में है। लेकिन इस बार उनकी आवाज में कंपन इतना ज्यादा था कि आदित्य का संदेह यकीन में बदलने लगा। आदित्य ने घर के अंदर कदम रखा और देखा कि घर का हर कोना खाली पड़ा था। सामान के नाम पर कुछ टूटे हुए बर्तन और एक पुरानी खाट थी। वह उस कमरे में गया जो कभी उसका और गौरी का शयन कक्ष हुआ करता था, जहां की दीवारों पर अब भी गौरी के हाथ के बने हुए स्वास्तिक के निशान धुंधले पड़ चुके थे। वहां एक अजीब सी सीलन और दवाओं की गंध थी, जिसने उसे बेचैन कर दिया। अगर गौरी यहां नहीं है तो यह गंध क्यों है? और अगर वह मायके गई है तो उसकी संदूकची यहां क्यों रखी है? आदित्य ने संदूकची खोली तो पाया कि उसमें गौरी की सिर्फ कुछ पुरानी साड़ियां थीं। उसकी शादी का जोड़ा गायब था, उसका माथा ठनका। क्या हालात इतने बुरे हो गए थे कि उसे अपना सुहाग का जोड़ा भी बेचना पड़ा। शाम ढलने लगी थी और गांव के लोग अब धीरे धीरे जमा होने लगे थे। यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि आदित्य बाबू कलेक्टर बनकर लौटे हैं। लोग फूल मालाएं लेकर आ रहे थे, ढोल बजने लगे थे और आदित्य बाबू जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। यह स्वागत समारोह आदित्य के लिए किसी तमाशे से कम नहीं था, क्योंकि उसके घर के अंदर मातम जैसा सन्नाटा था और बाहर उत्सव मनाया जा रहा था। वह जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। लेकिन उसकी नजरें भीड़ में हर चेहरे को टटोल रही थीं। शायद कोई उसे सच बता दे। तभी उसकी नजर अपने चचेरे भाई महेश पर पड़ी, जो भीड़ के पीछे खड़ा होकर अपनी आंखें पोंछ रहा था और आदित्य से नजरें मिलाने से कतरा रहा था। महेश को देखते ही आदित्य समझ गया कि इस घर की दीवारों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज दफन है, जिसे महेश जानता है। भीड़ का शोरगुल अब उसके सिर में हथौड़े की तरह बज रहा था। हर बधाई उसे एक ताने जैसी लग रही थी। अरे कलेक्टर साहब, अब तो हमारे दिन फिर जाएंगे। कोई कह रहा था, अब ठाकुर बलदेव सिंह की मनमानी नहीं चलेगी। किसी और ने कहा। ठाकुर का नाम सुनते ही पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनकी गर्दन पर तलवार रख दी हो। आदित्य ने यह बदलाव देख लिया और ठान लिया कि आज रात वह इस सच की तह तक जाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। स्वागत समारोह खत्म होते होते रात हो चुकी थी। मेहमान जा चुके थे और घर में फिर वही जानलेवा खामोशी छा गई थी।
आदित्य ने खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि उसके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। उसने मां से सीधे पूछा, मान, सच सच बताओ, गौरी कहाँ है? मुझे अब और कहानियां नहीं सुननी। मां रो पड़ी और पल्लू से मुंह ढककर सिसकने लगीं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पिताजी ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया और आदित्य से कहा कि वह सफर से थक गया है, उसे आराम करना चाहिए, सुबह बात करेंगे। लेकिन आदित्य जानता था कि अगर आज रात उसने सच नहीं जाना तो शायद वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने चुपके से घर के पिछले हिस्से में जाने का फैसला किया, जहां पुराने कागजात और हिसाब किताब की बही रखी होती थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि बही के पन्नों पर अंगूठे के निशान और कुछ टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर थे। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि कर्ज की रकम इतनी बड़ी थी कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी शायद कम पड़ती। और सबसे नीचे एक लाइन लिखी थी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी, ब्याज के बदले में घर की बहू की सेवाएं। यह पढ़ते ही आदित्य के कानों में सन्नाटा छा गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर कुचल दिया हो। आदित्य पागलों की तरह बही लेकर महेश के पास दौड़ा, जो बाहर चबूतरे पर सोया हुआ था, और उसे झंझोड़ कर जगाया। महेश, ये क्या है? गौरी कहाँ है? मुझे अभी के अभी सच बताओ, वरना मैं इस गांव को आग लगा दूंगा। आदित्य की दहाड़ सुनकर महेश कांप गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, हम मजबूर थे। महेश रोते हुए बोला, ठाकुर ने कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह आपको दिल्ली से उठवा लेगा और आपका करियर बर्बाद कर देगा। काका, काकी डर गए थे, और भाभी ने खुद को। महेश की हिचकियों के बीच जो सच सामने आया वह आदित्य की रूह को छलनी करने के लिए काफी था। उसे पता चला कि उसकी पत्नी, एक कलेक्टर की पत्नी, महज कुछ रुपयों के लिए गिरवी रख दी गई थी और वह दिल्ली में अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। महेश की सिसकियों के बीच आदित्य का दिमाग सुन्न पड़ गया था और उसकी आंखों के सामने पिछले 5 सालों का वह मंजर किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा, जिससे वह अब तक अनजान था। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब आदित्य दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और उसके जाने के बाद बुंदेलखंड के आसमान ने जैसे आग उगलना शुरू कर दिया था। बारिश की एक बूंद के लिए तरसती धरती फट गई थी और किसानों की उम्मीदें भी उन दरारों में समा गई थीं। आदित्य के पिता, जो एक स्वाभिमानी किसान थे, अपनी सूखी फसल को देखकर रोज मरते थे, लेकिन दिल्ली में बेटे की पढ़ाई का खर्च भेजने की चिंता उन्हें जिंदा रखे हुए थी। घर में खाने के लाले पड़े थे, लेकिन हर महीने मनी ऑर्डर भेजना उनकी जिद थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गरीबी उनके बेटे के सपनों के आड़े आए। उस साल का सूखा इतना भयानक था कि गांव के कुएं भी सूख गए थे और मवेशी प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। हवा में मौत और मायूसी की गंध घुली हुई थी। ऐसे में आदित्य की कोचिंग की फीस और दिल्ली में रहने का किराया एक पहाड़ जैसा बोझ बन गया था, जिसे उठाना अब बूढ़े कंधों के बस की बात नहीं थी। तब गौरी आगे आई थी, वह गौरी जिसे आदित्य ने वचन दिया था कि वह उसे रानी बनाकर रखेगा। उसने चुपचाप अपनी संदूकची खोली और अपनी शादी के वे कंगन निकाले जो उसकी मां ने उसे बड़े अरमानों से दिए थे। भारतीय समाज में स्त्रीधन ही एक औरत की आखिरी सुरक्षा होती है, लेकिन गौरी ने उस सुरक्षा को अपने पति के भविष्य पर न्योछावर कर दिया, यह सोचकर कि उसका असली गहना तो उसका पति ही है। गौरी ने जब वे कंगन पिताजी के हाथ में रखे तो पिताजी की आंखों से जर जर आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे वे अपनी बहू का सुहाग ही बेच रहे हों। उन्होंने मना किया, बहुत नानुकुर की, लेकिन गौरी ने उन्हें कसम दी कि यह बात आदित्य को कभी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वह अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाएगा। वह जानती थी कि आदित्य का स्वाभिमान उसे कभी यह अनुमति नहीं देगा
कि वह अपनी पत्नी के गहने बेचकर अफसर बने, इसलिए एक झूठ की बुनियाद उसी दिन रख दी गई थी। एक ऐसा झूठ जो गौरी के त्याग को छिपाने के लिए बोला गया था, लेकिन जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार को निगल लिया। कंगन बिक गए, पैसे दिल्ली पहुंच गए और आदित्य को लगा कि खेत की अच्छी फसल ने उसकी फीस भरी है। लेकिन नियति को शायद यह मंजूर नहीं था कि इम्तिहान इतनी आसानी से खत्म हो जाए। अगले साल फिर सूखा पड़ा और हालात बद से बदतर हो गए। अब बेचने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा था, न अनाज, न गहने और न ही कोई उम्मीद। तब ठाकुर बलदेव सिंह का प्रवेश हुआ, जो गांव का जमींदार होने के साथ साथ एक शातिर सूदखोर भी था, जिसकी नजर गिद्ध की तरह मजबूर किसानों की जमीनों पर रहती थी। पिताजी न चाहते हुए भी ठाकुर की हवेली की सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि दिल्ली से आदित्य का पत्र आया था कि उसे मुख्य परीक्षा के लिए नई किताबें और कोचिंग की जरूरत है। ठाकुर ने पैसे तो दिए, लेकिन उस ब्याज दर पर जो किसी भी गणित के नियम से परे थी। वह ब्याज जो कभी खत्म नहीं होता, बस बढ़ता ही जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कर्ज का बोझ सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता गया और पिताजी उस दलदल में धंसते चले गए। ठाकुर के आदमी रोज घर आने लगे, कभी गालियां देते तो कभी घर का सामान उठा ले जाते, और गौरी यह सब अपमान अपनी आंखों से देखती और खून के घूंट पीकर रह जाती। वह रात रात भर जागकर दिए की रोशनी में बीड़ी बनाने का काम करती, ताकि कुछ पैसे कमा सके और घर का राशन आ सके। लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। उसने अपने शरीर को गला दिया, खाना कम कर दिया ताकि सास ससुर को भरपेट मिल सके, और अपनी जवानी को चिंताओं की भट्ठी में झोंक दिया। वह पत्र लिखती तो उसमें सिर्फ खुशियों का जिक्र करती, अपने छालों और भूखे पेट की बात को आंसुओं के साथ पी जाती। फिर वह काली दिन आई जिसने शर्मा परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठाकुर बलदेव सिंह खुद तकादा करने उनके घर आ धमका। उसने पिताजी को सबके सामने जलील किया, उनकी पगड़ी को ठोकर मारी और धमकी दी कि अगर एक हफ्ते में ब्याज नहीं चुकाया तो वह जमीन कुर्क कर लेगा। लेकिन ठाकुर का असली मकसद जमीन नहीं था। उसकी गंदी नजर तो घर की इज्जत पर थी। वह जानता था कि इस घर की सबसे कीमती चीज वह बहू है जो दिन रात एक कर रही है। उसने एक घिनौना प्रस्ताव रखा, अगर पैसे नहीं हैं तो हाथ पैर तो सलामत है। हमारी पत्थर की खदान में काम करने के लिए मजदूरों की कमी है, अपनी बहू को भेज दो, उसका मेहनताना ब्याज में कटता रहेगा। यह प्रस्ताव सुनकर पिताजी को लगा जैसे किसी ने उनके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वे गुस्से से कांपने लगे, लेकिन ठाकुर ने अपना आखिरी पत्ता फेंका, अगर मंजूर नहीं है तो कल ही पुलिस बुलाकर तेरे लड़के को दिल्ली से घसीट कर लाऊंगा, उस पर धोखाधड़ी का केस ठोकूंगा, फिर देखना कैसे बनता है वह कलेक्टर। बेटे के भविष्य और सम्मान की खातिर बूढ़ा बाप लाचार हो गया। उनका गुस्सा बेबसी में बदल गया। वे जानते थे कि ठाकुर की पहुंच ऊपर तक है। वह 1 मिनट में आदित्य का करियर और जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कमरे के पीछे खड़ी गौरी ने यह सब सुन लिया और उसे लगा कि अब कुर्बानी की बारी उसकी है, क्योंकि वह अपने पति के सपनों को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए नहीं देख सकती थी। गौरी बाहर आई, घूंघट को थोड़ा कसकर पकड़ा और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं काम करूंगी। का उसका यह फैसला सुनकर पिताजी और मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे उसके पैरों में गिरकर रोने लगे, लेकिन गौरी ने उन्हें उठाया और समझाया। उसने कहा कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जैसे ही आदित्य की नौकरी लगेगी, वे सारा कर्ज चुका देंगे और वह वापस आ जाएगी। उसे क्या पता था कि वह जिस नर्क में कदम रखने जा रही है, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। उसने अपनी ही जिंदगी का सौदा कर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति एक वातानुकूलित कमरे में बैठकर देश का भविष्य तय कर सके।
चाहे उसका अपना भविष्य अंधकार में ही क्यों न डूब जाए। अगली सुबह जब गौरी घर से निकली तो उसने वह साड़ी नहीं पहनी थी जो आदित्य को पसंद थी, बल्कि एक पुरानी और मोटी सूती साड़ी पहनी थी जो पत्थर तोड़ने के काम आ सके। उसने अपनी मांग का सिंदूर गहरा किया, जैसे वह खुद को याद दिला रही हो कि वह यह सब किसके लिए कर रही है, और नंगे पैर ठाकुर की जीप की तरफ बढ़ गई। मां चौखट पर बैठकर दहाड़े मारकर रो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वे अपनी बेटी को कसाई के हवाले कर रही हैं। गांव के लोगों ने खिड़कियों से झांक कर देखा। कुछ ने सहानुभूति जताई तो कुछ ने ताने कसे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उस अन्याय को रोकने की हिम्मत नहीं की। गरीबी इंसान को इतना कायर बना देती है कि वह अपनी आंखों के सामने होते जुल्म को भी अनदेखा कर देता है। ठाकुर की खदान शिवपुर से 20 मील दूर एक वीरान और डरावनी जगह थी, जहां सिर्फ पत्थरों के टूटने की आवाज और मजदूरों की कराहें गूंजती थीं। वहां पहुंचते ही गौरी को एहसास हो गया कि उसने क्या खो दिया है। चारों तरफ धूल का गुबार था जो सांसों में जहर की तरह घुल रहा था। उसे एक हथौड़ा थमाया गया जो उसके कोमल हाथों के लिए बहुत भारी था, और उसे तपती धूप में पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया। जो हाथ कभी घर में रोटियां बेलते थे और तुलसी की पूजा करते थे, अब उन हाथों में छाले पड़ने वाले थे। पहले दिन ही उसके हाथों से खून रिसने लगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने काम नहीं किया तो ठाकुर उसके ससुर को परेशान करेगा। समय बीतता गया और गौरी उस खदान की धूल में कहीं गुम होती गई। उसका रंग काला पड़ गया, बाल रूखे हो गए और शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले काम शुरू करती और रात के अंधेरे तक पत्थर ढोती। खाने के नाम पर उसे सूखी रोटियां और पानी जैसा दाल मिलता। वहां के मुंशी और ठेकेदार उसे गालियां देते, उस पर चिल्लाते, और कभी कभी तो काम धीमा होने पर उसे धक्का भी दे देते। वह हर अपमान को यह सोचकर सह लेती कि उसका आदित्य एक दिन आएगा और उसे इस नर्क से निकालकर ले जाएगा। वह अपने मन में आदित्य की तस्वीर को पूजती रही। उसी तस्वीर से उसे इस जानलेवा मेहनत को सहने की ताकत मिलती थी। उधर दिल्ली में आदित्य को जब भी घर से कोई खबर नहीं मिलती तो उसे लगता कि शायद वे लोग व्यस्त हैं या नेटवर्क की समस्या है। पिताजी ने झूठ बोलने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वे जब भी फोन पर बात करते तो कहते कि गौरी मंदिर गई है या पड़ोस में बैठी है। वे डरते थे कि अगर आदित्य को सच पता चल गया तो वह अपनी परीक्षा छोड़कर आ जाएगा और फिर ठाकुर उनका सब कुछ छीन लेगा। यह डर और पुत्र मोह इतना हावी हो गया कि उन्होंने अपनी बहू की बलि चढ़ा दी और अपने बेटे को अंधेरे में रखा। वे हर दिन भगवान से प्रार्थना करते कि आदित्य जल्दी अफसर बने और आकर उन्हें बचा ले, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बरसात के मौसम में खदान के हालात और भी बदतर हो जाते थे। कीचड़ और फिसलन में भारी टोकरियां उठाना मौत को दावत देने जैसा था। एक बार गौरी पत्थर लेकर चढ़ रही थी कि उसका पैर फिसला और वह ऊंचाई से नीचे जा गिरी। उसे गहरी चोटें आईं और वह कई दिनों तक उठ नहीं सकी। ठाकुर के आदमियों ने उसे इलाज कराने के बजाय डराया कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसका हर्जाना उसके ससुर से वसूला जाएगा। वह टूटे हुए शरीर और बुखार में तपते माथे के साथ फिर से काम पर लौट आई, क्योंकि उसके पास बीमार पड़ने का भी हक नहीं था। उसका दर्द उसकी आंखों में जम गया था, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। महेश बता रहा था कि कैसे पिछले महीने जब वह छुपकर भाभी से मिलने खदान गया था तो वह उसे पहचान भी नहीं पाई थी। भैया, भाभी की हालत देखकर पत्थर भी रो पड़ते, महेश ने सिसकते हुए कहा। उनके हाथ पत्थर जैसे सख्त हो गए हैं और आंखों में कोई रोशनी नहीं बची है। वे बस एक मशीन की तरह काम करती हैं, बिना रुके, बिना थके। महेश ने बताया कि गौरी ने उसे कसम दी थी कि वह आदित्य को कुछ न बताए। बुरा भर महेश ने कुछ न बताए,
कुछ ना बताए कि गौरी ने उसे कसम दी थी, क्योंकि आदित्य की फाइनल ट्रेनिंग चल रही थी। उनका कहना था कि साहब का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। मेरी किस्मत में जो लिखा है मैं भोग रही हूं। महेश के इन शब्दों ने आदित्य के दिल को छलनी कर दिया। आदित्य अब समझ रहा था कि उसकी सफलता की इमारत गौरी की हड्डियों पर खड़ी है। वह जिस कुर्सी पर बैठने का सपना देखता था, उसके पाए गौरी के खून से सने हुए थे। उसे अपनी डिग्रियों, अपने मेडल और अपनी वर्दी से घिन आने लगी। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है। उसने अनजाने में अपनी पत्नी को उस जल्लाद के हवाले कर दिया था। और बदले में उसने क्या किया? दिल्ली की पार्टियों में दोस्तों के साथ जश्न मनाया। वह अपने माता पिता पर भी गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपनी अंधी महत्वाकांक्षा पर क्रोध आ रहा था, जिसने उसे इतना संवेदनहीन बना दिया था। रात के सन्नाटे में, जब पूरा गांव सो रहा था, आदित्य के अंदर एक तूफान चल रहा था। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ तहस नहस करने को बेताब था। वह सोच रहा था कि कल जब वह गौरी के सामने जाएगा तो किस मुंह से उससे नजरें मिलाएगा। क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या वह उसे माफ कर पाएगी? या फिर उसकी आंखों का वह खालीपन आदित्य को ताउम्र के लिए जला देगा? ठाकुर बलदेव सिंह का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसके हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गई थीं कि नाखून हथेलियों में चुभ गए। अब यह लड़ाई सिर्फ एक पति की नहीं थी, यह लड़ाई एक इंसानियत की थी, उस भरोसे की थी जिसे पैसे की हवस ने तोड़ दिया था। पिताजी अब भी कोने में बैठकर रो रहे थे। उनका पश्चाताप अब किसी काम का नहीं था, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। हमने सोचा था तू बड़ा साहब बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने सफाई देने की कोशिश की। हमें क्या पता था कि वह राक्षस हमारी बहू को। उनकी आवाज गले में ही फंस गई। आदित्य ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, बल्कि एक ठंडा गुस्सा था। उसने महसूस किया कि गरीबी और डर ने उसके पिता को कितना कमजोर बना दिया था। इतना कमजोर कि वे अपनी ही बेटी समान बहू की रक्षा नहीं कर सके। अब आदित्य को एक पल भी गंवाना मंजूर नहीं था। उसे लग रहा था कि हर गुजरता सेकंड गौरी पर एक और कोढ़ा बरसा रहा है। उसने तय किया कि वह सुबह का इंतजार नहीं करेगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह उस पाप की दुनिया में कदम रखेगा जिसे उसके अपनों ने ही बनाया था। वह वर्दी जिसे पहनने के लिए वह इतना उतावला था, अब उसे एक कवच की तरह लग रही थी, जिसका इस्तेमाल उसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए करना था। यह अब सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया था। यह एक जिला मजिस्ट्रेट और एक अपराधी जमींदार के बीच की जंग थी, जहां दांव पर न्याय और प्रेम दोनों लगे थे। महेश की बातें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उन शब्दों की गूंज आदित्य के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह उतर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां तारे टिमटिमा रहे थे। शायद गौरी भी उसी आसमान के नीचे कहीं जाग रही होगी, दर्द से कराह रही होगी। आदित्य ने मन ही मन गौरी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं बहुत देर से आया हूं, लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हारा एक भी आंसू जमीन पर नहीं गिरेगा। उसका हिसाब मैं उस ठाकुर के खून से लूंगा। यह प्रतिज्ञा किसी मंत्र से कम नहीं थी, जिसने आदित्य की आत्मा को झकझोर कर जगा दिया था। महेश के मुंह से निकला वह सच आदित्य के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया था, जिसने उसकी सोचने समझने की शक्ति को ही जैसे पंगु बना दिया था। आंगन में छाया सन्नाटा अब किसी शमशान की खामोशी जैसा लग रहा था। जहां आदित्य की खुशियों की चिता जल रही थी, वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा, जो अब अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आदित्य को उन आंसुओं में सिर्फ कायरता दिखाई दे रही थी, जिस बेटे को उन्होंने अपनी आंखों का तारा बनाया था। आज वही बेटा उन्हें अपनी पत्नी का हथियारा समझ रहा था। आदित्य का मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर पूछे कि आखिर उनकी ममता और धर्म कहां चला गया था, जब उन्होंने घर की लक्ष्मी को नर्क में धकेल दिया। आदित्य ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह रुमाल निकाला
जो गौरी ने उसे जाते वक्त दिया था। वह अब मैला हो चुका था, लेकिन उसमें अब भी गौरी की गंध बाकी थी। उसने अपने पिताजी से, जो कभी उसके लिए आदर्श हुआ करते थे, बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, क्या मेरी पढ़ाई का यही मूल्य था बाबूजी, कि मेरी पत्नी को बंधुआ मजदूर बना दिया जाए? पिताजी ने लड़खड़ाती जुबान से सफाई देने की कोशिश की। बेटा, हम मजबूर थे। ठाकुर ने धमकी दी थी कि वह तुझे झूठे केस में फंसा देगा। लेकिन यह तर्क आदित्य के गले नहीं उतर रहा था, क्योंकि कानून की जिस पढ़ाई को उसने टॉप किया था, वह उसे बता रही थी कि डर के आगे घुटने टेकना भी एक अपराध है। उस रात घर की दीवारों से जैसे उलाहने बरस रहे थे। हर इंट, हर कोना आदित्य को गौरी की याद दिला रहा था और उसे धिक्कार रहा था। वह अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, क्योंकि वह अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। कमरे में अब भी गौरी की चूड़ियों की खनक गूंज रही थी, लेकिन वास्तविकता में वहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। उसने फर्श पर पड़ी उस चटाई को देखा जिस पर गौरी शायद रोते हुए सोती होगी, और उसे लगा जैसे वह खुद कांटों पर लेटा हो। उसकी आईएएस की डिग्री, उसका पद, उसका सम्मान, सब कुछ उसे उस पल मिट्टी के ढेर जैसा लग रहा था, क्योंकि वह अपनी ही पत्नी की रक्षा करने में असफल रहा था। आदित्य को याद आया कि संविधान में अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और उसने इसी संविधान की शपथ लेने की तैयारी की थी। लेकिन यहां उसके अपने ही घर में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थीं और वह अनजान बना रहा। उसे खुद पर घिन आ रही थी कि जब गौरी पत्थरों के बोझ तले दब रही थी, तब वह दिल्ली के वातानुकूलित पुस्तकालयों में बैठकर न्याय के सिद्धांत पढ़ रहा था। यह कैसा न्याय था जो अपनों के खून से लिखा गया था? उसने दीवार पर अपना सिर मारा। शारीरिक दर्द शायद उसके मन के घावों को कम कर सके, लेकिन आत्मा पर लगा जख्म बहुत गहरा था। पूरी रात आदित्य की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं आया। वह बस छत को घूरता रहा और गौरी के साथ बिताए पलों को याद करता रहा। उसे याद आया कि कैसे गौरी उसे खाना खिलाते वक्त खुद भूखी रहती थी और कहती थी कि पति का पेट भरा हो तो पत्नी को भूख नहीं लगती। आज उसे समझ आ रहा था कि वह प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा समर्पण था जिसका उसने और उसके परिवार ने फायदा उठाया था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज और पहरेदारों की सीटी उसे किसी चेतावनी जैसी लग रही थी, मानो समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा हो। उसे लग रहा था कि हर पल जो बीत रहा है वह गौरी की जिंदगी को और मुश्किल बना रहा है। सुबह की पहली किरण जब रोशनदान से अंदर आई, तो वह आदित्य के लिए उम्मीद नहीं, बल्कि एक संकल्प लेकर आई थी। उसने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा। वहां अब एक लाचार पति नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय वाला जिला मजिस्ट्रेट खड़ा था। उसने तय कर लिया था कि आज वह ठाकुर बलदेव सिंह के दरबार में एक फरियादी बनकर नहीं, बल्कि कानून का डंडा लेकर जाएगा। उसने अपना कुर्ता ठीक किया, जो अब उसे एक युद्ध की वर्दी जैसा लग रहा था, और कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर घर के लोग सहम गए। कोई भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। आंगन में मां पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। शायद वे बेटे की नजर उतारना चाहती थी, लेकिन आदित्य ने उन्हें अनदेखा कर दिया। जिस धर्म और पूजा ने एक अबला नारी की रक्षा नहीं की, उस पूजा का उसके लिए अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। उसने सीधे ड्राइवर को आवाज दी, जो गाड़ी साफ कर रहा था, और उसकी कड़क आवाज से ड्राइवर के हाथ से कपड़ा छूट गया। गाड़ी निकालो, आदित्य ने आदेश दिया। हमें तुरंत निकलना है। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा, साहब, टाउन हॉल जाना है ना, वहां लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आदित्य ने उसे ऐसी नजर से देखा कि वह सिहर उठा। नहीं, हमें खदान जाना है, ठाकुर की खदान। गाड़ी में बैठते ही आदित्य ने अपना फोन निकाला और जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी को फोन मिलाया। उसने अपनी पहचान बताई
और सख्त लहजे में निर्देश दिया कि उसे खदान पर तुरंत पुलिस फोर्स चाहिए। एसपी साहब, जो नए आए आईएएस की आमद से वाकिफ थे, हैरान रह गए कि ज्वाइन करने से पहले ही साहब एक्शन में कैसे आ गए। आदित्य ने उन्हें साफ कर दिया कि यह मामला अवैध खनन और बंधुआ मजदूरी का है और वह कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह उसकी पहली आधिकारिक कार्रवाई थी और विडंबना यह थी कि यह कार्रवाई उसके अपने ही जीवन के सबसे बड़े दुख से जुड़ी हुई थी। फोन रखते ही उसने मुट्ठियां भींच लीं। अब युद्ध का बिगुल बज चुका था। गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए मुख्य सड़क पर आ गई, लेकिन आदित्य का ध्यान बाहर के नजारों पर नहीं था। उसका दिमाग उन कानूनी धाराओं को बुन रहा था जिनके तहत वह ठाकुर को सलाखों के पीछे भेजेगा। लेकिन कानून से ज्यादा उसके अंदर एक पति का आक्रोश उबल रहा था, जो उस आदमी का गला घोंटना चाहता था जिसने उसकी पत्नी को छुआ भी हो। उसने देखा कि गांव के बाहर खेत सूखे पड़े थे, जो ठाकुर के पापों की गवाही दे रहे थे, क्योंकि उसने पानी के स्रोतों पर भी अवैध कब्जा कर रखा था। यह सिर्फ उसकी निजी लड़ाई नहीं थी, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी जिसने गरीबों को कीड़े मकोड़े समझ रखा था। जैसे जैसे गाड़ी खदान की ओर बढ़ रही थी, हरियाली गायब होती जा रही थी और चारों तरफ धूल का गुबार और नंगे पहाड़ दिखाई देने लगे थे। हवा में बारूद और पत्थर की गंध थी जो सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। आदित्य ने खिड़की का शीशा चढ़ाने से मना कर दिया। वह उस जहर को महसूस करना चाहता था जिसे गौरी हर पल अपनी सांसों में भर रही थी। रास्तों पर बड़े बड़े डंपर और ट्रक चल रहे थे जो ओवरलोडिंग के कारण झुक गए थे। ये वही ट्रक थे जिनमें गौरी जैसे मजदूरों की मेहनत और खून लदा हुआ था। आदित्य की गाड़ी को देखकर ट्रक वाले रास्ता छोड़ रहे थे। लाल बत्ती का खौफ अभी भी जिंदा था, लेकिन आदित्य जानता था कि असली खौफ तो उसे ठाकुर की आंखों में देखना है। रास्ते में उसने देखा कि सड़क किनारे कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थीं, जो प्लास्टिक और फटे बोरों से ढकी थीं। वहां नंगे बदन बच्चे खेल रहे थे, जिनके पेट भूख से फूले हुए थे और शरीर पर मिट्टी की परत जमी थी। यह दृश्य आदित्य के दिल को चीर गया। क्या गौरी भी इन्हीं हालातों में रह रही है? क्या उसने भी अपनी रातों को इन्हीं फटे हुए बोरों के नीचे गुजारा है? उसे याद आया कि गौरी को साफ सफाई कितनी पसंद थी। वह अपने घर को कांच की तरह चमका कर रखती थी। आज उसे जिस गंदगी में रहने को मजबूर किया गया था, वह सोचकर ही आदित्य का दम घुटने लगा। उसने ड्राइवर से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने को कहा, क्योंकि उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद खदान का इलाका शुरू हो गया, जिसे स्थानीय लोग मौत की घाटी कहते थे। यहां सूरज की रोशनी भी धूल के कारण धुंधली पड़ जाती थी और हर समय पत्थरों के टूटने की कर्कश आवाज कानों में गूंजती रहती थी। आदित्य ने देखा कि जगह जगह गहरे गड्ढे थे और मशीनें दैत्यों की तरह जमीन को नोच रही थीं। यह विकास नहीं, विनाश का दृश्य था, जहां प्रकृति और इंसान दोनों का शोषण हो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां कानून का नहीं बल्कि ठाकुर की बंदूक का राज चलता था। और इसी दुनिया के बीचों बीच उसकी गौरी कहीं कैद थी। खदान के मुख्य गेट पर हथियारबंद पहरेदार खड़े थे, जो ठाकुर के निजी गुंडे थे। उन्होंने आदित्य की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, हाथ का इशारा किया जैसे वे किसी आम आदमी को रोक रहे हों। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन आदित्य ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। गाड़ी के बम्पर से गेट को हल्का धक्का लगा और पहरेदार सकपकाकर पीछे हट गए। लाल बत्ती और भारत सरकार लिखा बोर्ड देखकर उनकी हेकड़ी ढीली पड़ गई। आदित्य गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। उसने अंदर बैठे बैठे ही अपनी सख्त नजरों से उन गुंडों को देखा, जो अब रास्ता देने के लिए मजबूर हो गए थे। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। खदान के अंदर का नजारा और भी भयावह था। सैकड़ों मजदूर, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, चींटियों की तरह काम कर रहे थे। धूल के बादलों के बीच उनके चेहरे पहचानना मुश्किल था।
वे सब एक ही रंग के लग रहे थे, धूल का रंग, दर्द का रंग। आदित्य की गाड़ी को आता देख काम कुछ पलों के लिए रुक गया। मजदूर अपनी फटी हुई आंखों से उस चमचमाती गाड़ी को देखने लगे। उनके लिए यह गाड़ी किसी देवदूत के रथ जैसी लग रही थी, या शायद किसी नई मुसीबत की आहट। मुंशी और सुपरवाइजर भागते हुए आए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि शहर का बड़ा साहब यहां क्यों आया है। आदित्य ने गाड़ी रुकवाई और धीरे से दरवाजा खोला। उसके काले जूतों ने उस पथरीली जमीन को स्पर्श किया जिसने गौरी के पैरों को छलनी कर दिया था। वह बाहर निकला। उसकी कद काठी और व्यक्तित्व में एक ऐसा रोब था कि भीड़ अपने आप पीछे हट गई। उसने अपनी आंखों पर लगा काला चश्मा उतारा और अपनी तेज नजरों से उस भीड़ को स्कैन करना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ एक ही नाम गूंज रहा था, गौरी। क्या वह उसे पहचान पाएगा? क्या 5 साल और बेनथा तकलीफों ने उसका चेहरा बदल दिया होगा? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने मुंशी को अपने पास बुलाया, जो अब तक कांपना शुरू कर चुका था। ठाकुर बलदेव सिंह कहाँ है? आदित्य ने इतनी शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा कि मुंशी के पसीने छूट गए। वो तो हवेली पर है, मुंशी ने हकलाते हुए जवाब दिया। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, उसे खबर कर दो कि जिले का नया कलेक्टर आया है और वह यहां मुआयना करने नहीं बल्कि हिसाब लेने आया है। यह सुनकर वहां मौजूद मजदूरों में कानाफूसी शुरू हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर सकता है। आदित्य की नजरें अब भी पागलों की तरह भीड़ में किसी को तलाश रही थीं। धूप अब तेज हो चुकी थी और गर्मी असहनीय हो रही थी, लेकिन आदित्य को इसका एहसास भी नहीं था। वह खदान के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां महिलाएं काम कर रही थीं। वहां पत्थरों के ढेर के पास कुछ औरतें सिर पर भारी तसले उठाए खड़ी थीं। उनकी साड़ियां पसीने और धूल से सनी हुई थीं और वे इतनी कमजोर लग रही थीं जैसे हवा के झोंके से गिर पड़ेंगी। आदित्य एक एक करके सबके चेहरों को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे घूंघट और धूल में छिपे हुए थे। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। कहीं वह गौरी को देखने से पहले ही हिम्मत न हार जाए। उसका अतीत और वर्तमान आज इस खदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी उसे दूर एक कोने में, एक चट्टान की आड़ में कुछ हलचल दिखाई दी। वहां एक महिला जमीन पर बैठकर हथौड़े से पत्थर तोड़ रही थी। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। आदित्य के कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ गए, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। उसके मन में एक आवाज आई, एक ऐसी पुकार जो उसने 5 साल पहले महसूस की थी। क्या यह वही है? क्या यह उसकी गौरी है? दूरी कम होती जा रही थी और साथ ही आदित्य की सांसें भी भारी होती जा रही थीं। वह उस सत्य के करीब पहुंच रहा था जो उसे तोड़ भी सकता था और जोड़ भी सकता था। आदित्य जब उस महिला से कुछ ही गज की दूरी पर था, तो उसने देखा कि महिला के पैरों में पुरानी बिछिया थी। वही बिछिया जो उसने अपनी पहली कमाई से गौरी को दिलाई थी। उस चांदी की बिछिया पर अब धूल की परत थी, लेकिन सूरज की रोशनी में वह अब भी चमक रही थी। आदित्य के कदम ठिठक गए। उसका गला रोंद गया। 5 साल का इंतजार, हजारों मील का सफर और अनगिनत रातों की तड़प, सब कुछ इस एक पल में सिमट कर रह गया था। उसने कांपती आवाज में पुकारा, गौरी। यह आवाज खदान के शोर में बहुत धीमी थी, लेकिन उस महिला के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं थी। हथौड़ा उसके हाथ से छूट कर गिर गया। वह आवाज खदान की कर्कश ध्वनियों और उड़ती धूल के बीच किसी मीठे संगीत की तरह नहीं, बल्कि एक असंभव स्वप्न की तरह गूंजी थी। गौरी के हाथ से हथौड़ा छूट गया था, लेकिन उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि यह हकीकत है। पिछले कई सालों से, हर तपती दोपहर और हर कड़कड़ाती ठंड में, उसने इस आवाज को सुनने का वहम पाला था।
अक्सर लू के थपेड़ों में उसे लगता था कि आदित्य उसे पुकार रहा है, लेकिन आंखें उठाने पर सिर्फ मुंशी की गालियां और पत्थर के ढेर मिलते थे। आज भी उसे लगा कि यह भूख और कमजोरी से पैदा हुआ कोई मतिभ्रम है। शायद उसका अंत समय निकट है और यमदूत उसके पति की आवाज में उसे बुला रहे हैं। वह अपनी जगह पर बुत बनी बैठी रही, अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को और कसकर पकड़ लिया, मानो वह खुद को इस मीठे धोखे से बचाना चाहती हो। उसने सिर नहीं उठाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऊपर देखा और वहां कोई नहीं हुआ तो उसकी बची खुची आस भी दम तोड़ देगी। आदित्य के कदम उस ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब उनमें वह तेजी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा भारीपन था, जैसे उसके पैरों में मन भर का लोहा बंधा हो। वह उस स्त्री को देख रहा था जो धूल की परत के नीचे दबी हुई थी, जिसके बाल उलझे हुए और रूखे थे और जिसकी रीढ़ की हड्डी समय से पहले ही झुक गई थी। क्या यह वही गौरी है जिसे वह अपनी अर्धांगिनी कहता था? वह चांद सा चेहरा अब झुलस कर काला पड़ गया था और कोमल कलाइयां अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थीं। आदित्य की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, जो उसके गालों की धूल को धोते हुए नीचे गिर रहे थे। उसके आसपास काम करने वाले मजदूर अपने काम छोड़कर इस अजीब तमाशे को देख रहे थे। एक साहब, जो देवदूत जैसा लगता है, एक मामूली पत्थर तोड़ने वाली की ओर क्यों बढ़ रहा है? खदान का शोर थम गया था और केवल आदित्य की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब आदित्य गौरी के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पैरों में पड़ी दरारें बिवाइयां कितनी गहरी थीं, जिनमें से खून रिसकर मिट्टी में मिल रहा था। वह अपने घुटनों के बल उस पथरीली और गंदी जमीन पर बैठ गया। उसे अपनी महंगी पतलून या पद की कोई परवाह नहीं थी। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाए और गौरी के कंधे को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियों ने गौरी के कंधे का स्पर्श किया, गौरी बिजली के करंट की तरह सिहर उठी। वह डर के मारे सिकुड़ गई और उसने अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। नहीं मुंशी जी, नहीं, मैं काम कर रही हूं, मुझे मत मारो, मैं अभी पत्थर तोड़ती हूं। उसकी यह चीख, जिसमें मार खाने का खौफ था, आदित्य के सीने में खंजर की तरह उतर गई। यह चीख बता रही थी कि पिछले कुछ सालों में उसके साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया गया था। आदित्य का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपनी रुलाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने दोनों हाथों से गौरी के कंधों को थाम लिया और नम आवाज में बोला, गौरी, मुंशी नहीं, मैं हूं, तुम्हारा आदित्य। देखो मुझे, मैं आ गया हूं। आदित्य की आवाज में इतना दर्द और अपनापन था कि गौरी का शरीर कांपना बंद हो गया। उसने धीरे धीरे, बहुत डरते डरते अपना चेहरा उठाया। धूल और मिट्टी से स्ने उस चेहरे पर दो बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो कोटरों में ढंस चुकी थीं, लेकिन उनमें पहचान की एक चिंगारी जल उठी। जब उसकी नजरें आदित्य की आंसुओं से भरी आंखों से मिली, तो समय जैसे वहीं ठहर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही आदित्य बैठा है, जिसका इंतजार करते करते उसकी आंखें पथरा गई थीं। वह सपना नहीं था, वह सच में वहां था, बिल्कुल उसके सामने। गौरी ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। उसकी उंगलियां पत्थर तोड़ तोड़कर इतनी सख्त हो चुकी थीं कि उसे डर था कहीं वह आदित्य के चेहरे को खरोंच न दे। उसने बहुत ही हल्के से आदित्य के गाल को छूने की कोशिश की, जैसे वह यकीन करना चाहती हो कि यह कोई छाया नहीं है। तो आदित्य बाबू, उसके सूखे होंठों से बस यही दो शब्द निकले और फिर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह सारी वेदना, सारा अपमान और सारी तकलीफ जो उसने सालों से अपने अंदर दबा रखी थी, वह अब बांध तोड़कर बाहर आ रही थी। वह आगे बढ़ी और आदित्य के सीने से लग गई। और वहां उस धूल भरी खदान के बीचों बीच एक डीएम और एक बंधुआ मजदूर एक दूसरे के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगे। उनकी सिसकियों ने वहां मौजूद हर पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दिया।
लेकिन यह भावुक मिलन मुंशी और ठेकेदार को रास नहीं आ रहा था, जो अब तक दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। मुंशी, जिसे अपनी ताकत का गुमान था और जो आदित्य को पहचान नहीं पाया था, डंडा फटकारते हुए आगे आया। अरे ओ बाबू, यह क्या नौटंकी चल रही है? यहां काम के वक्त यह आशिकी नहीं चलेगी। और तू ए पगली, कामचोरी करती है। मुंशी ने गंदी गाली देते हुए अपना डंडा उठाया ही था कि आदित्य ने पलटकर उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य की पकड़ में लोहे जैसी मजबूती थी और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि साक्षात काल नजर आ रहा था। उसने मुंशी के हाथ को इतना मरोड़ा कि उसके हाथ से डंडा छूट गया और वह दर्द से बिलबिला उठा। आदित्य धीरे से खड़ा हुआ। उसका कद अब मुंशी से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था। जुबान संभालकर बात कर। आदित्य की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी, जो पूरी खदान में गूंज गई। जिस औरत पर तूने हाथ उठाने की जरूरत की है, जानता है वह कौन है? मुंशी दर्द और डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह शहरी बाबू इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। आदित्य ने गौरी को सहारा देकर अपने साथ खड़ा किया और पूरी भीड़ को संबोधित करते हुए चिल्लाया, यह औरत जिसे तुमने जानवर समझा है, यह मेरी पत्नी है, इस जिले के नए कलेक्टर आदित्य शर्मा की धर्मपत्नी। यह खुलासा होते ही वहां सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा मानो किसी ने सबकी सांसें छीन ली हों। मुंशी के चेहरे का रंग उड़ गया और दूर खड़ा ठाकुर का सुपरवाइजर तो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठा। मजदूरों के बीच भी कानाफूसी शुरू हो गई। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गौरी, जो अब तक शर्म और संकोच से गढ़ी जा रही थी, उसने अपने पति का यह रौद्र रूप पहली बार देखा था। वह आदित्य के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदित्य ने अपना कोट उतारा और उसे गौरी के कंधों पर डाल दिया। उसे दुनिया की गंदी नजरों से ढक दिया। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, यह उसका सम्मान था जो उसने उसे वापस लौटाया था। सुन लो सब लोग, आदित्य ने अपनी उंगली मुंशी और सुपरवाइजर की तरफ उठाते हुए कहा, आज तुमने सिर्फ एक औरत का अपमान नहीं किया है, तुमने कानून का, इंसानियत का और मेरे अस्तित्व का अपमान किया है। और इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। इतनी भारी कीमत कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। तभी पुलिस की जीप और कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई खदान के अंदर दाखिल हुईं। पुलिस अधीक्षक स्पी अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए थे। खाकी वर्दी वालों को देखकर मुंशी और उसके गुंडे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एसपी साहब ने आदित्य को उस हालत में देखा, धूल से सने कपड़े, बिखरे बाल और एक कमजोर औरत को सहारा देते हुए, तो वे स्थिति की गंभीरता को समझ गए। वे दौड़कर आदित्य के पास आए और सैल्यूट किया। सर, हमें खेद है कि हम देर से पहुंचे, एसपी ने कहा। आदित्य ने गौरी की तरफ इशारा किया। गिरफ्तार करो इन सबको। बंधुआ मजदूरी अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम और हत्या के प्रयास, जो भी धाराएं लग सकती हैं, सब लगाओ। कोई बचना नहीं चाहिए। ठाकुर बलदेव सिंह भी नहीं। गौरी अब और खड़ा नहीं हो पा रही थी। उसका कमजोर शरीर इतना तनाव और भावनाएं बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके शरीर का वजन इतना कम था कि आदित्य को लगा जैसे वह फूलों का भार उठा रहा हो, लेकिन उसके मन का बोझ पहाड़ जैसा था। उसने गौरी को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा जैसे कोई मां अपने बच्चे को जकड़ती है। उसे डर था कि अगर उसने ढील दी तो गौरी फिर से कहीं खो जाएगी। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और पुलिस वाले उसके लिए रास्ता बनाने लगे। मजदूर, जो अब तक डरे हुए थे, अब हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी कि शायद अब उनके दिन भी फिरेंगे। गाड़ी की पिछली सीट पर गौरी को लिटाते समय आदित्य ने देखा कि उसके पैरों के तलवों से
खून अब भी बह रहा था। उसने अपनी जेब से रूमाल निकालकर वहां बांधा। उसका दिल हर बूंद खून के साथ रो रहा था। गौरी ने अपनी अधखुली आंखों से उसे देखा और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, हम घर जा रहे हैं ना? आदित्य ने उसके माथे को चूमा और आंसुओं को पीते हुए कहा, हाँ गौरी, हम घर जा रहे हैं और अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। उसने ड्राइवर को अस्पताल चलने का इशारा किया। गाड़ी धूल के गुबार को चीरती हुई खदान से बाहर निकली। पीछे छोड़ गई एक ऐसा बवंडर जो जल्द ही ठाकुर और उसकी सल्तनत को तबाह करने वाला था। रास्ते भर गौरी आदित्य का हाथ कसकर पकड़े रही। उसे नींद आ रही थी, लेकिन वह सोने से डर रही थी। कहीं आंख खुलते ही यह सपना टूट न जाए। आदित्य उसके सिर को सहलाता रहा। उसे वह लोरी सुनाता रहा जो वह अक्सर शादी के बाद उसे सुनाया करता था। लेकिन उसके दिमाग में अब भी प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने देखा कि गौरी की कलाई पर चूड़ियों के निशान गहरे थे, जो बताते थे कि कभी वहां चूड़ियां हुआ करती थीं, लेकिन अब वहां सिर्फ खरोंचे और नील थे। उसने कसम खाई कि वह इन कलाइयों को फिर से सोने से भर देगा, लेकिन उससे पहले वह उन हाथों में हथकड़ियां पहनाएगा जिन्होंने उसकी पत्नी को इस हालत में पहुंचाया है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार थी, क्योंकि एसपी ने वायरलेस पर सूचना दे दी थी कि डीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर आ रहे हैं। गौरी को स्ट्रेचर पर ले जाया गया और आदित्य उसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक गया। जब दरवाजा बंद हुआ और गौरी की उंगलियां उसके हाथ से छूटीं, तो आदित्य को एक बार फिर वही अकेलापन महसूस हुआ। वह कॉरिडोर में लगी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। उसकी वर्दी पर लगी धूल, उसके हाथों पर लगा गौरी का खून और उसके जूतों पर लगी खदान की मिट्टी, यह सब उसे याद दिला रहे थे कि वह अभी भी एक युद्ध के मैदान में है। उसी वक्त उसका फोन बजा। यह उसके पिता का फोन था। शायद गांव में खबर पहुंच गई थी। आदित्य ने फोन उठाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उधर से पिताजी की रोती हुई आवाज आई, बेटा, हमें माफ कर दो, हम डर गए थे। आदित्य ने ठंडी और सपाट आवाज में जवाब दिया, बाबूजी, आपकी माफी मेरी पत्नी के 5 साल वापस नहीं ला सकती। आपने सिर्फ एक बहू को नहीं, बल्कि अपने बेटे के विश्वास को भी गिरवी रख दिया था। अब प्रार्थना कीजिए कि गौरी ठीक हो जाए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। उसने फोन काट दिया। उसे पता था कि यह कठोरता जरूरी है, क्योंकि अब वह सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि न्याय का एक प्रहरी भी था। अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा शुरू हो गया था। कलेक्टर की पत्नी बंधुआ मजदूर, यह खबर किसी जंगल की आग से कम नहीं थी, लेकिन आदित्य को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसकी दुनिया उस बंद दरवाजे के पीछे थी, जहां डॉक्टर उसकी गौरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, मेरी सारी सफलता ले लो, मेरा पद ले लो, लेकिन उसे बचा लो। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली ताकत लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में होती है। और वह उस साथ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे उसे पूरी व्यवस्था से ही क्यों न लड़ना पड़े। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई लाल बत्ती आदित्य की आंखों में चुभ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले उसकी सरकारी गाड़ी की लाल बत्ती लोगों की आंखों में चुभ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह बत्ती सत्ता की ताकत दिखा रही थी, और यह बत्ती जीवन और मृत्यु के बीच झूलती उसकी पत्नी की नाजुक डोर का प्रतीक थी। गलियारे में फिनाइल की गंध थी, लेकिन आदित्य की नाक में अभी भी खदान की बारूद और पसीने की गंध बसी हुई थी। वह दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी वर्दी पर लगे खून के धब्बे अब सूख कर गहरे भूरे हो गए थे, जो वहां से गुजरने वाले हर शख्स को चौंका रहे थे। नर्सें और वार्ड बॉय दबी जुबान में बातें कर रहे थे कि कैसे जिले का सबसे बड़ा साहब एक फटेहाल मरीज के लिए दरवाजे पर पहरा दे रहा है।
आदित्य का मन अशांत था। हर गुजरता पल उसे अपनी नाकामी का एहसास दिला रहा था। यह सोचकर कि जब वह मसूरी की ठंडी वादियों में ट्रेनिंग ले रहा था, तब उसकी गौरी तपती धूप में पत्थर तोड़ रही थी। करीब 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और वरिष्ठ डॉक्टर, जो सिविल सर्जन भी थे, बाहर निकले। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और उन्होंने अपना चश्मा उतारते हुए आदित्य की ओर देखा। आदित्य तुरंत लपक कर उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर कलेक्टर, मैं आपसे एक डॉक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर पूछना चाहता हूं कि इस महिला के साथ ऐसा सुलूक किसने किया। डॉक्टर के शब्दों में छिपा क्रोध और अविश्वास आदित्य को कोड़े की तरह लगा। डॉक्टर ने बताया कि गौरी के शरीर में खून की भारी कमी है। वह कुपोषण के अंतिम चरण में है और उसके शरीर पर कई ऐसे पुराने घाव हैं जो बिना इलाज के ही भर गए हैं, जिससे हड्डियां टेढ़ी जुड़ गई हैं। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात जो डॉक्टर ने बताई, वह यह थी कि गौरी के गर्भाशय में संक्रमण इतना फैल चुका है कि शायद वह कभी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनते ही आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि गौरी बच्चों को कितना पसंद करती थी और हमेशा कहती थी कि उसे एक बेटी चाहिए जो बिल्कुल आदित्य जैसी हो। उस सपने की हत्या हो चुकी थी और हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि वह गरीबी और लाचारी थी जिसे आदित्य समय रहते दूर नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने यह भी बताया कि उसके फेफड़ों में पत्थर की धूल सिलिकोसिस के कण जमा हो गए हैं, जिससे उसे सांस लेने में हमेशा तकलीफ रहेगी। यह मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, यह गौरी की उन यातनाओं का कच्चा चिट्ठा था जो उसने अपने पति के भविष्य के लिए सही थीं। आदित्य दीवार के सहारे नीचे बैठ गया और अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन गला रुंधा हुआ था। इस बीच अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। आईएएस की पत्नी, बंधुआ मजदूर, यह खबर किसी तूफान की तरह पूरे देश में फैल गई थी। न्यूज चैनल वाले अस्पताल के गेट पर माइक लेकर खड़े थे और हर कोई इस सनसनीखेज खबर का सबसे पहले प्रसारण करना चाहता था। लोग सवाल उठा रहे थे कि जो व्यवस्था एक कलेक्टर की पत्नी को सुरक्षित नहीं रख सकती, वह आम आदमी का क्या भला करेगी। आदित्य जानता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसे अपनी छवि या करियर की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए उस वक्त सिर्फ एक ही सत्य था, उसकी गौरी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार उसका सामना किसी साधारण अधिकारी से नहीं, बल्कि एक ऐसे पति से था जिसकी आत्मा घायल थी। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और घसीटते हुए जीप में डाला। यह दृश्य पूरे गांव ने देखा। वही गांव जो कल तक ठाकुर के सामने सिर नहीं उठाता था, आज छतों पर चढ़कर देख रहा था कि पाप का घड़ा कैसे फूटता है। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी की नहीं थी, यह उस सामंती अहंकार की हार थी जो सदियों से गरीबों का खून चूस रहा था। शाम ढलते ढलते गौरी को होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक साफ सुथरे सफेद बिस्तर पर पाया। छत पर पंखा चल रहा था और एसी की ठंडी हवा थी। उसे लगा कि शायद वह मर चुकी है और यह स्वर्ग है, क्योंकि खदान की गर्मी और धूल के बाद यह सुख उसे असंभव लग रहा था। तभी उसने अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस किया। उसने सिर घुमाकर देखा तो आदित्य कुर्सी पर बैठा उसका हाथ पकड़े सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान और आंसुओं के निशान थे। गौरी का दिल भर आया। उसने अपना दूसरा हाथ, जो ड्रिप की सुइयों से बंधा था, उठाने की कोशिश की और आदित्य के बालों को सहलाया। आदित्य तुरंत जाग गया और गौरी को होश में देखकर उसकी जान में जान आई। गौरी, तुम ठीक हो? आदित्य ने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, जैसे वह किसी कांच की गुड़िया से बात कर रहा हो। गौरी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूखा हुआ था। आदित्य ने तुरंत चम्मच से उसे पानी पिलाया। पानी की कुछ बूंदें पीकर
गौरी ने जो पहला सवाल पूछा उसने आदित्य को अंदर तक झकझोर दिया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या क्या हमने ठाकुर का कर्ज चुका दिया? अगर मैं काम पर नहीं गई तो वह बाबूजी को मारेगा। यह सुनकर आदित्य का संयम टूट गया और वह फूट फूट कर रो पड़ा। इतने कष्ट सहने के बाद भी, अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए भी, गौरी को अपनी जान की नहीं बल्कि आदित्य के परिवार और कर्ज की चिंता थी। यह कैसा श्राप था जो उसने अपनी पत्नी को दे दिया था? आदित्य ने गौरी के दोनों हाथों को चूमते हुए कहा, गौरी, अब कोई कर्ज नहीं है, हमने सब चुका दिया। ठाकुर जेल में है और वह अब कभी हमें परेशान नहीं करेगा। तुम आजाद हो मेरी जान, तुम पूरी तरह से आजाद हो। गौरी की आंखों में अविश्वास और राहत के मिश्रित भाव थे। क्या सच में? क्या वह डरावना सपना खत्म हो गया? उसने आदित्य की वर्दी पर लगे अशोक स्तंभ के प्रतीक को छुआ और एक फीकी मुस्कान दी। उसे गर्व था, लेकिन उस गर्व को महसूस करने के लिए उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसने फिर से अपनी आंखें मूंद लीं, लेकिन इस बार वह नींद सुकून की थी, डर की नहीं। आदित्य वहीं बैठा रहा। उसने कसम खाई कि जब तक गौरी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, वह वहां से हिलेगा भी नहीं। रात के समय अस्पताल की लॉबी में एक और ड्रामा शुरू हुआ। आदित्य के माता पिता महेश और गांव के कुछ लोग अस्पताल पहुंच गए थे। पिताजी रो रहे थे और बार बार बेटे से मिलने की जिद कर रहे थे। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वे बेटा बेटा चिल्ला रहे थे। आदित्य ने जब शोर सुना तो वह कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में वह सम्मान नहीं था जो एक बेटे की आंखों में पिता के लिए होता है, बल्कि एक जज की सख्ती थी। पिताजी उसे देखते ही लपकना चाहते थे, लेकिन आदित्य ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। ठहर जाइए। आदित्य की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। जिस बेटे को आप ढूंढ रहे हैं वह मर चुका है। आपके सामने इस जिले का डीएम खड़ा है। पिताजी गिड़गिड़ाने लगे। बेटा, हमसे गलती हो गई, हम डर गए थे, हमें माफ कर दो, हमें हमारी बहू से मिलने दो। आदित्य ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। बहू? कौन सी बहू? वह जिसे आपने गिरवी रख दिया था, वह जिसे आपने जानवरों से भी बदतर हालत में छोड़ दिया था। आपको उससे मिलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मां ने पल्लू फैलाकर भीख मांगी। आदि, मेरी कोख का वास्ता, एक बार मिलने दे। आदित्य की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। मां, आपकी कोख ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन आपने उस बेटे की अंतरात्मा का सौदा कर लिया। गौरी अभी सदमे में है। आपकी शक्ल देखकर उसे फिर से उस नर्क की याद आएगी। आप लोग जाइए यहां से। आदित्य ने पुलिस वालों को इशारा किया कि उन्हें बाहर ले जाया जाए। अपने ही बूढ़े माता पिता को पुलिस द्वारा बाहर निकाले जाते देखना किसी भी बेटे के लिए आसान नहीं था, लेकिन आदित्य जानता था कि यह कठोरता जरूरी है। वे लोग अपराधी थे, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन उनकी चुप्पी ने ही ठाकुर को इतना साहस दिया था। उसने महेश को रोक लिया और कहा, तुमने ही मुझे सच बताया था, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। गांव जाओ और सबको बता दो कि कल सुबह मैं खुद गांव आ रहा हूं, और इस बार मैं बेटा बनकर नहीं, इंसाफ बनकर आऊंगा। महेश ने सिर झुकाकर हामी भरी और वहां से चला गया। वापस कमरे में आकर आदित्य ने देखा कि गौरी नींद में बड़बड़ा रही थी। पत्थर और पत्थर नहीं, हाथ दुख रहे हैं। आदित्य ने तुरंत उसे जगाया और सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ गौरी, कोई पत्थर नहीं है, सब ठीक है। वह उसे थपकी देता रहा। डॉक्टर ने आकर उसे एक शामक इंजेक्शन सेडेटिव दिया ताकि वह चैन से सो सके। आदित्य ने डॉक्टर से पूछा, क्या वह कभी इन यादों से बाहर निकल पाएगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, शरीर के घाव तो भर जाएंगे साहब, लेकिन मन के घावों को भरने में समय लगेगा, और उसके लिए दवा की नहीं, आपके प्यार और साथ की जरूरत है। आदित्य ने डॉक्टर की बात को गांठ बांध लिया। देर रात एसपी साहब आदित्य से मिलने आए और अपडेट दिया।
सर, ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हमने आईपीसी की धारा 370 तस्करी, 374 गैरकानूनी अनिवार्य श्रम और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई हैं। उसकी जमानत नामुमकिन है। आदित्य ने फाइल देखी और उसमें एक और धारा जोड़ने को कहा, आईपीसी 307 हत्या का प्रयास, क्योंकि उसने धीरे धीरे मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की है। और हां, उसकी सारी संपत्तियों की जांच शुरू करवाओ। मुझे पता है कि उसने जो भी कमाया है वह अवैध है। उसकी खदान सील कर दो और वहां काम करने वाले सभी मजदूरों को तुरंत रिहा करो और उनके पुनर्वास का इंतजाम करो। एसपी साहब आदित्य के इस रूप को देखकर हैरान थे। आमतौर पर नए अफसर इतने सख्त कदम उठाने से डरते हैं, लेकिन आदित्य के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा इंसाफ था। उसने अपनी निजी पीड़ा को अपनी प्रशासनिक ताकत बना लिया था। उसने एसपी से कहा, कल सुबह मैं कोर्ट जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को मजबूती से रखे। ठाकुर को यह गलतफहमी है कि वह पैसे से कानून खरीद लेगा। कल मैं उसे दिखाऊंगा कि कानून की कीमत क्या होती है। आदित्य की बातों में जो आत्मविश्वास था, वह उस 5 साल की तपस्या का परिणाम था जो उसने यूपीएससी के लिए की थी। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कार्डियक मॉनिटर की बीप बीप की आवाज आ रही थी। आदित्य ने अपनी जेब से वह पुरानी चिट्ठियां निकाली जो गौरी ने उसे शुरुआत में लिखी थीं। वे चिट्ठियां अब पीली पड़ चुकी थीं। उसने एक चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा, जिसमें गौरी ने लिखा था, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत खुश हूं कि आप बड़ा आदमी बनने वाले हैं। शब्दों की यह सादगी आज आदित्य को शूल की तरह चुभ रही थी। उसने सोचा कि यह कैसी विडंबना है कि गौरी ने उसे बड़ा आदमी बनाने के लिए खुद को इतना छोटा कर लिया। उसने तय किया कि वह इस बड़े आदमी के पद का इस्तेमाल अब सिर्फ गौरी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए करेगा। खिड़की से बाहर देखते हुए आदित्य ने देखा कि शहर शांत था, लेकिन उसके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसे पता था कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल उसे न केवल ठाकुर का सामना करना था, बल्कि उस समाज का भी सामना करना था जिसने एक औरत के शोषण को सामान्य मान लिया था। उसे उन सवालों का जवाब देना था जो उसकी अपनी अंतरात्मा उससे पूछ रही थी। उसने गौरी के माथे पर हाथ रखा और एक मूक वादा किया, गौरी, तुमने मेरे लिए जो सहा है उसका बदला मैं इस समाज की सोच को बदल कर लूंगा। तुम्हारी यह पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही आदित्य ने अपनी वर्दी पहनी। उसने दर्पण में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक नई चमक थी। उसने अपनी नेम प्लेट आदित्य शर्मा आईएएस को ठीक किया। आज इस नेम प्लेट का वजन बहुत ज्यादा था। उसने गौरी के पास एक नर्स को तैनात किया और निर्देश दिया कि अगर उसे होश आए तो तुरंत उसे खबर की जाए। वह कमरे से बाहर निकला, जहां उसके अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स सावधान की मुद्रा में खड़े थे। गाड़ी निकालो, उसने आदेश दिया। आज हमें बहुत काम निपटाने हैं। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जिसने बता दिया कि आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। न्याय का पहिया अब घूमने वाला था और वह उन सबको कुचलने के लिए तैयार था जो इसके रास्ते में आएंगे। अगली सुबह जब आदित्य की गाड़ी शिवपुर की धूल भरी सड़कों पर दोबारा दाखिल हुई, तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कल तक जो भीड़ ढोल नगाड़ों के साथ उसके स्वागत के लिए उमड़ी थी, आज वह सहमी हुई अपने घरों के दरवाजों से झांक रही थी। लाल बत्ती की चमक आज उत्सव का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। आदित्य ने ड्राइवर को गाड़ी सीधे उस बरगद के पेड़ के नीचे ले जाने को कहा जहां गांव की पंचायत लगती थी। उसने पुलिस वालों को निर्देश दिया कि गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति यहां मौजूद होना चाहिए, खासकर वे लोग जिन्होंने ठाकुर के डर से अपनी जुबान सी ली थी। आज शिवपुर में एक ऐसी सुनवाई होने वाली थी जिसका जज
वकील और गवाह सब खुद आदित्य था। कुछ ही देर में बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन आज किसी की भी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थीं। आदित्य गाड़ी से उतरा, लेकिन आज उसने कोई कुर्सी नहीं मांगी, बल्कि चबूतरे पर खड़ा होकर भीड़ को देखने लगा। उसकी नजरें अपने पिता और महेश पर पड़ीं, जो भीड़ के सबसे पीछे किसी अपराधी की तरह खड़े थे। आदित्य ने माइक हाथ में लिया और उसकी भारी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। कल मैं यहां एक बेटे के रूप में आया था, लेकिन आपने उस बेटे को मार दिया। आज मैं यहां भारत के संविधान के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब मेरे घर की लक्ष्मी को, मेरी पत्नी को जानवरों की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था, तब आपकी इंसानियत कहां मर गई थी? बाद दबली भीड़ में पिन ड्रॉप साइलेंस था। केवल हवा के चलने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने आगे कहा, आप लोग ठाकुर बलदेव सिंह से डरते थे, है ना? आपको लगता था कि वह भगवान है, तो सुन लीजिए, वह भगवान अब सलाखों के पीछे है और उसे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन असली अपराधी सिर्फ ठाकुर नहीं है। असली अपराधी आप सबकी खामोशी है। जिस समाज में एक औरत की इज्जत को चंद रुपयों के कर्ज के बदले तौला जाता है, उस समाज को खुद को सभ्य कहने का कोई हक नहीं है। आदित्य के शब्द पिघले हुए लोहे की तरह लोगों के कानों में उतर रहे थे। कई बुजुर्गों ने शर्म से सिर झुका लिए और महिलाएं अपने पल्लू में मुंह छिपाकर रोने लगी। आदित्य ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और लहराते हुए कहा, यह ठाकुर की उन जमीनों की सूची है जिन पर उसने अवैध कब्जा किया था। आज इसी वक्त मैं जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से यह आदेश देता हूं कि ये सारी जमीनें उनके असली मालिकों को वापस दी जाएं, और वह खदान जहां मेरी पत्नी और सैकड़ों अन्य लोगों का खून चूसा गया, उसे आज से सील किया जाता है। वहां काम करने वाले हर मजदूर को मुआवजा मिलेगा और उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यह घोषणा सुनते ही भीड़ में एक हलचल मच गई। जो लोग पीढ़ियों से अपनी जमीन खो चुके थे, उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू एक साथ तैरने लगे। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह शिवपुर के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था। पंचायत खत्म करके आदित्य सीधे थाने पहुंचा, जहां ठाकुर बलदेव सिंह को रखा गया था। थानेदार ने आदित्य को देखते ही सैल्यूट मारा और ठाकुर की सेल का ताला खोला। ठाकुर, जो अब तक हवालात के फर्श पर बैठा था, आदित्य को देखकर खड़ा हो गया। उसके कपड़ों पर अब भी अकड़ थी, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कलेक्टर साहब, ठाकुर ने तंज कसने की कोशिश की, जवानी का जोश है, संभल जाओ, ऊपर तक मेरी पहुंच है, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए एक कुर्सी खींची और सेल के बाहर बैठ गया, जैसे वह किसी पिंजरे में बंद जानवर का मुआयना कर रहा हो। ठाकुर साहब, आदित्य ने बेहद शांत स्वर में कहा, आपकी पहुंच जहां तक है, वहां से अब मेरी शुरुआत होती है। आपने जिन नेताओं और मंत्रियों को खरीद रखा था, उनकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, और वे सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। आपकी सारी संपत्ति, आपके बैंक खाते, आपकी बेनामी हवेलियां सब कुर्क की जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस औरत को आपने बंधुआ समझा था, वह अब आपकी बर्बादी की कहानी अदालत में लिखेगी। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा और बाहुबल कानून के सामने कितने बौने होते हैं। वह जानता था कि इस बार वह बुरी तरह फंस चुका है। आदित्य ने थानेदार को निर्देश दिया कि ठाकुर को किसी भी तरह की वीआईपी सुविधा न दी जाए। इसे वही खाना मिले जो एक आम कैदी को मिलता है, और वही बिस्तर मिले जो जमीन पर बिछाया जाता है। इसे पता चलना चाहिए कि पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को कैसा महसूस होता है। आदित्य ने कड़े शब्दों में कहा। थाने से निकलते वक्त आदित्य ने देखा कि बाहर ठाकुर के कुछ गुंडे खड़े थे, लेकिन पुलिस की सख्ती देखकर वे भी दुम दबाकर भाग खड़े हुए। आदित्य ने महसूस किया कि सत्ता का असली नशा किसी को डराने में नहीं, बल्कि डरे हुए लोगों के मन से डर निकालने में है।
आज उसने शिवपुर की हवा से वह खौफ हमेशा के लिए मिटा दिया था। शाम को आदित्य वापस अस्पताल लौटा। आईसीयू के बाहर का माहौल अब थोड़ा शांत था। डॉक्टर ने बताया कि गौरी की हालत में सुधार है और उसे होश आ गया है, लेकिन वह अभी भी किसी से बात नहीं कर रही है। आदित्य धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। गौरी खिड़की की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक शून्यता थी। आदित्य उसके पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। गौरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप लेटी रही। आदित्य जानता था कि शरीर के घाव भरने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आत्मा के घाव भरने में सदियां लग जाती हैं। उसने गौरी के कानों में धीरे से कहा, मैंने आज उस गांव को बदल दिया गौरी, जहां तुम्हारा अपमान हुआ था। आदित्य ने उसे बताया कि कैसे पूरा गांव आज शर्मिंदा था, कैसे ठाकुर जेल में रोटियां तोड़ रहा है और कैसे उसकी खदान अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। गौरी ने धीरे से सिर घुमाया और आदित्य की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब भी एक सवाल था, क्या यह सब सच है? आदित्य ने अपनी जेब से खदान की सील वाली तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। तस्वीर देखते ही गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत के थे। उसने पहली बार एक लंबी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह कहना चाह रही हो कि अब मुझे कभी मत छोड़ना। अगले कुछ दिन आदित्य के लिए बहुत व्यस्त रहे। एक तरफ उसे जिले का प्रशासन संभालना था और दूसरी तरफ गौरी की देखभाल करनी थी। उसने अपनी दिनचर्या ऐसी बनाई कि वह दिन में ऑफिस का काम निपटाता और शाम को अस्पताल में गौरी के पास रहता। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, उसे किताबें पढ़कर सुनाता और उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाता। अस्पताल का स्टाफ यह देखकर हैरान था कि इतना बड़ा अफसर अपनी पत्नी की सेवा किसी नर्स की तरह कर रहा था। आदित्य ने सिद्ध कर दिया था कि आईएएस होना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, चाहे वह समाज के प्रति हो या परिवार के प्रति। इस बीच मीडिया ने आदित्य को हीरो बना दिया था। अखबारों में हेडलाइंस छप रही थीं, पत्नी के सम्मान के लिए व्यवस्था से भिड़ा कलेक्टर। लेकिन आदित्य को इन तारीफों से कोई सरोकार नहीं था। उसका असली मिशन अभी बाकी था। गौरी को उस घर में वापस ले जाना जहां से उसे निकाला गया था, लेकिन इस बार एक रानी की तरह। उसने अपने पुश्तैनी घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। उसने मजदूरों को निर्देश दिया कि घर को ऐसा बनाया जाए कि उसमें गौरी की हर पुरानी याद मिट जाए और नई खुशियों की जगह बने। उसने वह कोना तुड़वा दिया जहां गौरी छिपकर रोया करती थी और वहां एक सुंदर बगीचा बनवाने का फैसला किया। कोर्ट की सुनवाई का दिन भी नजदीक आ रहा था। आदित्य ने सरकारी वकील के साथ मिलकर केस को इतना मजबूत बना दिया था कि ठाकुर के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाई ताकि वे बिना डरे अदालत में गवाही दे सकें। कई मजदूर जो पहले ठाकुर के नाम से कामते थे, अब आदित्य के भरोसे पर गवाही देने के लिए तैयार हो गए थे। यह आदित्य की सबसे बड़ी जीत थी। उसने लोगों को यह विश्वास दिला दिया था कि कानून अमीरों की रखैल नहीं है, बल्कि गरीबों का हथियार है। शिवपुर में अब एक नई हवा बह रही थी, आजादी और स्वाभिमान की हवा। एक शाम जब आदित्य अस्पताल में गौरी के बाल संवार रहा था, गौरी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है। आदित्य का हाथ रुक गया। उसने पूछा, कौन से घर? दिल्ली वाले बंगले में। गौरी ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, शिवपुर वाले घर में। मुझे अपनी तुलसी के पास जाना है। मुझे देखना है कि क्या वह सच में बदल गया है। आदित्य समझ गया कि गौरी अपनी जीत को अपनी आंखों से देखना चाहती है। वह उस जगह वापस जाना चाहती है जहां उसे तोड़ा गया था, ताकि वह देख सके कि अब वह जगह उसकी ताकत के सामने झुक चुकी है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम शिवपुर जाएंगे, लेकिन इस बार तुम पैदल नहीं, मेरी गोद में उस घर में प्रवेश करोगी।
आदित्य ने डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी की और गांव में खबर भिजवा दी कि कलेक्टर मैम घर आ रही हैं। उसने विशेष रूप से अपने माता पिता को संदेश भिजवाया कि वे घर के बाहर स्वागत के लिए खड़े रहें, लेकिन अपनी नजरें नीची रखें। वह चाहता था कि गौरी को महसूस हो कि अब वह उस घर की दया की पात्र नहीं, बल्कि स्वामिनी है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां और एहतियात बरतने की सलाह दी। जब गौरी व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर निकली तो वहां सैकड़ों लोग फूल लेकर खड़े थे। ये वे आम लोग थे जिन्हें आदित्य के न्याय ने नई जिंदगी दी थी। गौरी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। उसकी आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास की एक हल्की किरण चमक रही थी। रास्ते में आदित्य ने गौरी को बताया कि उसने ठाकुर की हवेली को एक सरकारी स्कूल में बदलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसका नाम गौरी देवी विद्यालय रखा जाएगा। यह सुनकर गौरी रो पड़ी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस नाम को मिटाने की कोशिश की गई थी, वह नाम एक दिन शिक्षा का मंदिर बनेगा। गाड़ी जब गांव की सीमा में दाखिल हुई तो ढोल की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह ढोल ठाकुर के गुंडों का नहीं, बल्कि गांव की उन औरतों का था जो गौरी के स्वागत के लिए कलश लेकर खड़ी थीं। आदित्य ने गौरी का हाथ थामे रखा, उसे एहसास दिलाते हुए कि अब हर कदम पर वह उसके साथ है। घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी। घर पूरी तरह बदल चुका था, रंग रोगन हो चुका था और आंगन में नई तुलसी का पौधा लगा था। आदित्य के माता पिता कोने में खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे आगे आएं। आदित्य ने व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और घर की चौखट पर रोक दिया। उसने गौरी को अपनी बाहों में उठाया, ठीक वैसे ही जैसे गृह प्रवेश के समय नई दुल्हन को उठाया जाता है। उसने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, यह सिर्फ मेरी पत्नी का गृह प्रवेश नहीं है, यह इस घर में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का पुनः प्रवेश है। आज से इस घर का हर नियम, हर फैसला गौरी का होगा। गौरी ने चौखट पर लगे स्वास्तिक को छूकर प्रणाम किया और आदित्य की गोद में ही घर के अंदर दाखिल हुई। उसके अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे उस घर का वनवास खत्म हो गया हो। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और दीवारों पर अब सीलन की जगह नई उम्मीद की चमक थी। आदित्य उसे सीधे उस नए बगीचे में ले गया जो उसने बनवाया था। वहां फूलों की महक ने गौरी का स्वागत किया। उसने आदित्य के कंधे पर सिर रख दिया और पहली बार उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई, जो किसी भी दर्द से परे थी। यह प्रेम की जीत थी, यह सत्य की जीत थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। ठाकुर की सजा और गौरी का पूरी तरह से ठीक होना अभी बाकी था। आदित्य जानता था कि यह शांति तूफान के बाद की है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अब कोई भी तूफान उसकी नींव को हिला नहीं सकता। उसने गौरी के माथे को चूमा और मन ही मन कहा, यह तो बस शुरुआत है। गौरी, अभी तो मुझे तुम्हारे हर उस आंसू का हिसाब देना है जो तुमने मेरी प्रतीक्षा में बहाए हैं। सूरज ढल रहा था, लेकिन शिवपुर में आज एक नया सवेरा हो रहा था। एक ऐसा सवेरा जो कभी अंधकार में नहीं बदलेगा। जिला अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। हवा में एक भारी तनाव था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। आज वही दिन था जब शिवपुर के इतिहास में न्याय का नया अध्याय लिखा जाने वाला था। कटघरे में ठाकुर बलदेव सिंह खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि एक हारी हुई बाजी का गम था। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं और सिर झुका हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं। न्यायाधीश ने जब अपना फैसला सुनाना शुरू किया तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। तमाम सबूतों, गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ठाकुर को आजीवन कारावास और उसकी सारी संपत्ति कुर्क करने की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश की हथौड़ी की आवाज ने न केवल ठाकुर के भाग्य का फैसला किया, बल्कि उन सैकड़ों मजदूरों को भी आजादी दी जिनकी रूहें सालों से कैद थीं। आदित्य अपनी सीट पर शांत बैठा था। उसके चेहरे पर जीत का जश्न नहीं, बल्कि एक संतोष था। उसने ठाकुर की आंखों में देखा, जहां अब डर और पछतावा तैर रहा था।
यह वही ठाकुर था जिसने कभी आदित्य के पिता को पैरों की जूती समझा था। आज वह खुद आदित्य की कलम की ताकत के आगे घुटने टेक चुका था। यह कर्म का सिद्धांत था जो घूमकर वापस आता है। आदित्य ने मन ही मन सोचा कि आज गौरी के हर उस आंसू का हिसाब हो गया जो उसने खदान की धूल में बहाए थे। ठाकुर को पुलिस वाले जब घसीटते हुए ले जा रहे थे तो बाहर खड़ी भीड़ ने तालियां नहीं बजाईं, बल्कि एक राहत की सांस ली। यह बुराई पर अच्छाई की जीत थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। फैसले के बाद जब आदित्य घर लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल बदल चुका था। उसके माता पिता, जो कल तक अपनी गलती के बोझ तले दबे थे, अब प्रायश्चित की राह पर चल पड़े थे। मां, जो कभी गौरी को घर के काम के लिए आवाज लगाती थी, अब खुद गौरी के लिए दवाइयां और काढ़ा बना रही थीं। पिताजी, जो हुक्का पीकर हुक्म चलाते थे, अब घर के छोटे मोटे काम खुद कर रहे थे ताकि गौरी को आराम मिल सके। यह परिवर्तन डर की वजह से नहीं, बल्कि आत्मग्लानि की वजह से आया था। उन्होंने देख लिया था कि उनका बेटा अपनी पत्नी के लिए दुनिया से लड़ सकता है, और वे उस लड़ाई में अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। गौरी ने भी अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि नफरत को सिर्फ प्यार से ही हराया जा सकता है। गौरी की रिकवरी धीमी लेकिन स्थिर थी। उसके शारीरिक घाव तो भर रहे थे, लेकिन मन के घाव भरने में समय लग रहा था। अक्सर रात को वह नींद में चिल्लाकर उठ बैठती थी। उसे लगता था कि वह अब भी खदान में है और मुंशी उसे मारने आ रहा है। ऐसे समय में आदित्य उसे अपनी बाहों में भर लेता, उसके सिर को सहलाता और तब तक लोरी सुनाता जब तक वह दोबारा सो न जाए। आदित्य ने अपनी रातों की नींद गौरी के सुकून के लिए कुर्बान कर दी थी। वह घंटों उसके पास बैठकर उसके पैरों की मालिश करता, उन पैरों की जिन्होंने उसके सपनों के लिए कांटों का सफर तय किया था। एक आईएएस अफसर का यह रूप देखकर घर के लोग और नौकर भी नतमस्तक थे। एक दिन आदित्य ने पूरे गांव को ठाकुर की पुरानी हवेली के सामने इकट्ठा होने का निमंत्रण दिया। हवेली, जो कभी अत्याचार का प्रतीक थी, अब सरकारी आदेश से एक विद्यालय में बदल दी गई थी। मुख्य द्वार पर एक नया बोर्ड लगा था, श्रीमती गौरी देवी राजकीय कन्या विद्यालय। आदित्य ने गौरी की व्हीलचेयर को रैंप के जरिए मंच तक पहुंचाया। जब गौरी ने कैंची से फीता काटा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जगह उसे बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था, वह एक दिन उसके नाम से जानी जाएगी। गांव की छोटी बच्चियां, जो अब तक शिक्षा से वंचित थीं, दौड़कर गौरी के पास आईं और उसके पैरों में फूल चढ़ाने लगीं। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल गए। इसके बाद आदित्य ने माइक संभाला और जो कहा, उसने वहां मौजूद हर पुरुष की सोच को झकझोर कर रख दिया। उसने कहा, आज मैं आप सबके सामने एक जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं, बल्कि एक पति के तौर पर माफी मांगना चाहता हूं। हम अक्सर कहते हैं कि औरत घर की इज्जत होती है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो हम उसी इज्जत का सौदा कर लेते हैं। मेरी पत्नी ने मेरे लिए जो त्याग किया, उसे मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकता, लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि इस गांव की किसी भी बेटी या बहू को अब गौरी नहीं बनना पड़ेगा। आदित्य ने भरी सभा में झुककर गौरी के पैरों को स्पर्श किया। एक उच्च अधिकारी का अपनी पत्नी के पैर छूना भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच पर एक करारा तमाचा था, जिसने यह संदेश दिया कि सम्मान पद से नहीं, बल्कि त्याग से मिलता है। विद्यालय के उद्घाटन के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे थे और दहेज या बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। आदित्य ने प्रशासन की मदद से शिवपुर में रोजगार के नए अवसर पैदा किए, ताकि किसी को भी दोबारा साहूकार के चंगुल में न फंसना पड़े। उसने गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए, जिसकी अध्यक्षता गौरी ने की। व्हीलचेयर पर बैठकर भी
गौरी ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। वह अब सिर्फ आदित्य की पत्नी नहीं थी, बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए आशा की एक किरण बन गई थी। उसका दर्द उसकी ताकत बन गया था और उसकी खामोशी अब हजारों औरतों की आवाज बन चुकी थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। आदित्य गौरी को व्हील चेयर पर बैठाकर घर के उस बगीचे में ले गया जहां जूही और चंपा के फूल महक रहे थे। हवा में ठंडक थी जो मन को शांति दे रही थी। गौरी अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी। उसके चेहरे पर वह चमक वापस आ रही थी जो खदान की धूल ने छीन ली थी। उसने अपनी गोद में एक किताब रखी थी। वह फिर से पढ़ाई शुरू कर रही थी। वह सपना जो शादी के बाद अधूरा रह गया था। आदित्य ने उसके कंधों पर शॉल ओढ़ाया और उसके पास घास पर बैठ गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी खामोशी में ही संवाद था। गौरी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आदित्य, क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी उन काले दिनों को पूरी तरह भूल पाएंगे? आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, भूलना जरूरी नहीं है गौरी, जरूरी है उनसे सीखना। वे निशान हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हमारा प्यार अब सोने जैसा है जो आग में तपकर और भी निखर गया है। आदित्य की बातों ने गौरी के मन के आखिरी डर को भी मिटा दिया। उसने महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं है। उसका हाथ थामने वाला हाथ दुनिया का सबसे मजबूत हाथ है। उसने झुककर आदित्य के माथे को चूमा। यह एक नई शुरुआत की मुहर थी। तभी घर के अंदर से आरती की घंटी की आवाज सुनाई दी। मां तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही थी। यह वही तुलसी थी जो कुछ महीने पहले सूख गई थी, लेकिन अब फिर से हरी भरी हो गई थी। यह पुनर्जन्म का प्रतीक था, प्रकृति का भी और इस परिवार का भी। आदित्य ने गौरी को सहारा देकर खड़ा किया। डॉक्टर ने कहा था कि उसे चलने की कोशिश करनी चाहिए। गौरी ने कांपते कदमों से एक कदम आगे बढ़ाया। आदित्य ने उसे गिरने नहीं दिया। मैं हूं ना, उसने धीरे से कहा। गौरी ने एक और कदम बढ़ाया, फिर एक और। यह सिर्फ चलना नहीं था, यह उस नियति को चुनौती देना था जिसने उसे अपाहिज बनाने की कोशिश की थी। आदित्य और गौरी धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़े। उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं और एक दूसरे में मिल रही थीं। गांव के मंदिर से शंख की ध्वनि गूंज रही थी, जो बुराई के अंत और धर्म की स्थापना की घोषणा कर रही थी। आदित्य ने महसूस किया कि आईएएस बनकर उसने जो मेडल जीते थे, वे सब फीके थे उस मुस्कान के आगे जो आज गौरी के चेहरे पर थी। उसने समझ लिया था कि असली सफलता फाइलों में नहीं, बल्कि अपनों की आंखों में होती है। प्रतीक्षा का जो मोल गौरी ने चुकाया था, उसने उन्हें एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती थी। कहानी का अंत एक सुखद और प्रेरणादायक नोट पर होता है। आदित्य ने गौरी को वादा किया कि जब उसकी ट्रेनिंग पूरी होगी और उसे मसूरी जाना होगा, तो गौरी भी उसके साथ जाएगी। वहां की हवा में तुम्हारे फेफड़े ठीक हो जाएंगे, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी ने हंसते हुए जवाब दिया, और वहां कोई ठाकुर नहीं होगा। न आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, जहां मैं हूं वहां अब कोई ठाकुर, कोई साहूकार, कोई अन्याय नहीं टिक सकता। तुम मेरी ताकत हो गौरी, और मैं तुम्हारा कवच। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, जबकि क्षितिज पर नया चांद निकल रहा था, जो उनके जीवन के अंधेरे को हमेशा के लिए विदा कर रहा था।